नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। और आज हम बात करेंगे पेपर 1 की यूनिट नंबर 5 की, जो कि है स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। ठीक है, तो ये है इसका मतलब एक तरह से आप इसको इंट्रोडक्शन लेक्चर मान लीजिए। ये मतलब ऐसा इंक्लूडेड तो नहीं है जो इसमें सिलेबस में दिया गया है। इसमें हम जस्ट समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्ट्रैटिफिकेशन क्या चीज़ होती है और मोर स्पेसिफिकली सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब इंट्रोडक्टरी आप इसको मान लीजिए लेक्चर को। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। छोटा सा मोटा मोटी समझ लेते हैं मतलब क्या है। स्ट्रैटिफिकेशन जो इंग्लिश का शब्द है इसका मतलब होता है, ये निकल के आता है किससे, स्ट्रैटा से। स्ट्रैटा स्ट्रैटा का मतलब होता है लेयर्स, स्टेप्स या लेवल्स, जैसे लेयर्स हो गई। ठीक है, तो कुछ कोई लेयर, जैसे ये मान लीजिए फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, तो कोई लेयर ऊपर होगी, कोई लेयर नीचे होगी। ये वाली लेयर ऊपर यूँ नीचे है, ये ऊपर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रेटाज हो गए, इसको बोलेंगे हम स्ट्रेटिफिकेशन। तो यही कंसेप्ट समाज में लगाया जाता है सोशियोलॉजी में, कि कुछ कुछ लोग या कुछ ग्रुप समाज में ऊपर होते हैं और कुछ ग्रुप या कुछ लोग समाज में नीचे होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन। सीधी सच्ची बात है। जैसे इंडिया का अपन एग्जांपल ले लेते हैं, कास्ट कास्ट सिस्टम हमारा बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है इसमें। अपने पास जैसे स्ट्रेटा मान लीजिए, चार अपने पास क्लासेज हैं, कास्ट हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर होती हैं इनको बोलते हैं हम क्या, अपर क्लास, अपर क्लासेस, और नीचे होती हैं इनको बोलते हैं लोअर क्लासेस। ठीक है, तो ये क्या बोल, बीच में और क्लासेस आती हैं, वो सॉरी कास्ट आती हैं। तो ये कास्ट ए, कास्ट बी, सी, डी, इस तरह से है। तो ये अपर कास्ट हो गई सारी, ये लोअर कास्ट हो गई सारी। तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रेटाज हो गए। इसको बोलेंगे हम स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कास्ट के ऊपर इंडियन सोसाइटी का स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, मतलब कि इंडियन सोसाइटी कास्ट के बेसिस पे स्ट्रेटाज यानी लेवल्स में बट गई। कोई कास्ट ऊपर आ गई, कोई कास्ट नीचे आ गई। ठीक है, तो ये मोटा मोटी मतलब एक शब्द में या सिंपल भाषा में स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ये होता है। ठीक है, थोड़ा चलते हैं आगे, चलते हैं देखते हैं क्या चीज़ है। ह्यूमन डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। इन एवरी सोसाइटी इंडिविजुअल्स डिफर बेस्ड ऑन नेचुरल फैक्टर्स सच एज एज, सेक्स एंड पर्सनल ट्रेड्स। ह्यूमन सोसाइटी इज इनहेरेंटली हिट्रोजेनियस, नॉट यूनिफॉर्म। अब देखिए, ह्यूमन सोसाइटी वो क्या है, इनहेरेंटली हिट्रोजेनियस नॉट यूनिफॉर्म। मतलब क्या, कि जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी में जो लोग होते हैं सारे एक जैसे नहीं होते हैं, यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। अलग अलग होने को बोलते हैं हम हिट्रोजेनियस। तो कोई ज़्यादा, जैसे आप क्लास में एग्जांपल ले लीजिए, आप क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो कोई बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे होते हैं, तो वो अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं, आईआईटी वगैरह में। तो वो अच्छा पैकेज कमा लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं, तो वो एक तरह से ऊपर चले गए, ऊपर वाले स्ट्रेटा में आ गए। और जो पढ़ाई में कम रहते हैं वो थोड़े नीचे वाले स्ट्रेटा में आ जाते हैं। तो हर इंसान की कैपेबिलिटीज़ अलग होती हैं। ह्यूमंस क्या हैं, हीट्रोजेनियस हैं, यूनिफॉर्म नहीं है। Beyond natural differences, people are also distinguished based on socially accepted criteria such as education, occupation, caste और race। ठीक है, तो नेचुरल डिफरेंसेस तो हैं ही भाई, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है, किसी का रंग गोरा है, किसी का रंग काला है, कोई लड़की ज़्यादा सुंदर है, कोई उतनी सुंदर नहीं है। ठीक है, कोई लड़कों में कोई ज़्यादा अच्छा वो है, बॉडी बिल्डर टाइप है, मसल वगैरह हैं, कोई बेचारा पतला सा है, कोई अच्छा खेलता है, खेलने में बहुत अच्छा एथलीट टाइप है, कोई नहीं है। तो ये सब हैं। उसके अलावा जैसे और जो सोशल क्राइटेरियाज़ हैं, जैसे कि एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, क्या काम करते हैं आप, कास्ट, जैसे हमने कास्ट की बात की थी, रेस। अपने इंडिया में तो जैसे रेस का इतना वो नहीं है, थोड़ा बहुत है हालांकि। जैसे नॉर्थ ईस्ट में रेसेस जो हैं अलग होती हैं, तो जैसे उनके फेशियल फीचर्स भी अलग होते हैं, तो उसके बेसिस पे लोग उनको डिस्टिंग्विश करते हैं कि यार थोड़ा ये अलग दिख रहा है। अमेरिका में तो काफ़ी है, क्योंकि वहाँ पे वाइट्स होते हैं और क्या होते हैं, ब्लैक्स होते हैं, कॉकेजियन और अफ्रीकन अमेरिकन्स। These socially approved differences lead to unequal access to rewards like status, power, income and prestige. This condition is referred to as social inequality. तो social inequality कैसे आती है, ये जो differences हैं इनसे क्या होता है कि हर जो भी ग्रुप है, जो ऊपर आया उसको ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, जो नीचे आया उसको कम रिसोर्सेज मिलेंगे। जैसे जब तक आज़ादी नहीं मिली थी तो ऐसा ही होता था कि जो अपर कास्ट है उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी और लोअर कास्ट को कम मिलती थी। लेकिन जैसे आज़ादी के बाद स्टेप्स लिए गए इनको कम करने के लिए, रिजर्वेशन वगैरह लगाया गया, तो आज सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है गवर्नमेंट के जॉब के लिए, सबको इक्वल है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये था कि भाई सर्टेन पोजीशंस आर रिजर्व फॉर सर्टेन कास्ट, ऐसा था।
ठीक है। Social inequality is not rooted in biology alone but arises from socially constructed differences that shape people's life opportunities and social standing. तो खाली बायोलॉजी की बात नहीं है कि यार कोई लोग कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग पैदा होते हैं या उनका डीएनए बहुत अच्छा होता है इसलिए वो ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। सोशली कंस्ट्रक्टेड डिफरेंसेस हैं। जैसे अमेरिका का एग्जांपल लीजिए आप, वहाँ पे वाइट्स और ब्लैक्स के बीच में काफ़ी वो चलता है, संघर्ष चलता है एक तरह से। तो ब्लैक्स जो हैं अफ्रीकन अमेरिकन्स बोला जाता है वहाँ पे, पॉलिटिकली करेक्ट टर्म अफ्रीकन अमेरिकन्स है। तो उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। उनका अगर आप पर कैपिटा इनकम निकाल के देखें या उनकी जो लिविंग कंडीशंस हैं वो निकाल के देखें तो आपको काफ़ी नीचे मिलेंगे वाइट लोगों के मुकाबले। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती बिकॉज़ जो वाइट पीपल हैं उनके हाथ में सारी सत्ता या पावर है, तो वो उनको उतना वो नहीं देते। हालाँकि ये सब पुरानी बातें हैं, आज अमेरिका में भी सब इक्वल राइट्स हैं सबको। आज ऐसा मतलब इतना वो नहीं होता है वहाँ पे। Social stratification as structured inequality. Social stratification is a structured form of social inequality where societies rank individuals or group in a hierarchy of superior, inferior और equal positions. ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे एक हायरार्की होती है। हायरार्की में क्या होता है कि कुछ ग्रुप्स ऊपर आ जाते हैं और कुछ ग्रुप्स नीचे आ जाते हैं, कुछ बीच में रह जाते हैं। जैसे कास्ट में हमने देखा, अपर कास्ट होती हैं ऊपर, लोअर कास्ट होती है नीचे। इसी तरह अगर आप इनकम के बेस पे करना चाहें तो अपर क्लास हो गई ऊपर और लोअर क्लास हो गई नीचे और बीच में हो गई मिडिल क्लास। ठीक है, तो इनको जो ऊपर है इनको सुपीरियर माना जाएगा, जो नीचे हैं उनको इंफीरियर माना जाएगा और जो बीच में है वो एक तरह से इक्वल मान लो आप उनको। तो एक हायरार्की बन गई है। It is a dynamic process of interaction and differentiation through which individuals or group come to hold higher ranks and privileges over the others. ठीक है, कैसा प्रोसेस है? डायनेमिक प्रोसेस है इंटरेक्शन और डिफरेंशिएशन का। इंटरेक्शन मतलब सोशल इंटरेक्शन, समाज में हम रोजमर्रा की गतिविधियां कैसे कर रहे हैं, और साथ ही साथ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब भेदभाव। हालांकि नेगेटिव टर्म है भेदभाव करना, लेकिन ये होता है। जो ऊपर होता है उनको अथॉरिटी ज़्यादा होती है, वो डिसीजन लेने के ज़्यादा उसमें होते हैं, उनको रिवॉर्ड्स भी अच्छे मिलते हैं, मतलब उनके पास सैलरी ज़्यादा अच्छी होती है। जो समाज में नीचे होते हैं उनके पास इतना वो नहीं होता, प्रिविलेजेस। ठीक है, तो सर्टेन ग्रुप्स होल्ड हायर रैंक्स एंड प्रिविलेजेस ओवर अदर्स। तो ऊपर जो आ गए, ऊपर जो आएंगे उनको ज़्यादा पावर या ज़्यादा वो मिलेगा, और जो नीचे आएंगे वो बेचारे मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया? स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब ये लाइन्स ही हैं, ये बस ये जो लेयर्स बन रही हैं ये स्ट्रैटिफिकेशन है। और इसमें एक हायरार्की बहुत ज़रूरी है स्ट्रैटिफिकेशन, वरना इन लाइन का कोई मतलब नहीं है। ऊपर वाली तो वो अपर हो गए और नीचे वाले लोअर हो गए। यहाँ पे ज़्यादा पावर, ज़्यादा प्रिविलेजेस, ज़्यादा सब कुछ है, यहाँ पे हर चीज़ कम है। Social stratification refers to the ranking of individuals and groups in a hierarchy based on socially accepted values leading to unequal social positions and status levels. ठीक है, वही जो हमने बात करी अभी कि हायरार्की होती है और रैंकिंग होती है, रैंकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। भाई इंडिविजुअल की रैंकिंग कैसे आप लेंगे? जैसे पुलिस फोर्स में ले लीजिए, जो आईपीएस बनते हैं वो सबसे ऊपर आते हैं, और जो हवलदार भर्ती होते हैं वो सबसे नीचे आते हैं। फिर बीच में इंस्पेक्टर हो गए, फिर मान लीजिए स्टेट पीसीएस का देने से शायद डीएसपी बनते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया? इंडिविजुअल्स की रैंकिंग हो गई, हायरार्की आ गई। अब ये स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ पुलिस फोर्स हो गया। तो जो डायरेक्ट आईपीएस बनेगा वो सबसे ऊपर रहेगा और जो हवलदार बनेगा वो सबसे नीचे रहेगा। बीच में सारे लोग हो जाएंगे और ये हायरार्की हो गई। इट इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू डिस्टिंक्ट लेयर्स और स्ट्रेटा वेयर ईच लेयर रिप्रेजेंट्स ए सोशल ग्रुप विद ए शेयर्ड आइडेंटिटी, लाइफस्टाइल एंड सोशल स्टैंडिंग। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ जो ये हमने बात करी पहले कि यही लेयर्स या स्ट्रेटाज होते हैं, और हर लेयर या स्ट्रेटा में एक ग्रुप आता है। जैसे हमने कास्ट की बात की तो ऊपर ये अपर कास्ट हो गई, ये आपकी नीचे लोअर कास्ट हो गई। तो ये ग्रुप हो गया ना, एक अपर कास्ट कोई भी कास्ट पकड़ लीजिए वो एक ग्रुप हो गया, लोअर कास्ट कोई भी कास्ट पकड़ लीजिए वो एक ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे एक हायरार्की हो गई, ये ऊपर आ रही है ये नीचे आ रही है। अब जो भी एक ग्रुप है उसकी एक शेयर्ड आइडेंटिटी, लाइफस्टाइल और सोशल स्टैंडिंग होगी। भाई अपर क्लासेज हैं तो उनकी एक लाइफस्टाइल सेम होगी, और जो लोअर क्लासेज हैं उनकी एक लाइफस्टाइल सेम होगी। हालांकि ये सब बातें पुरानी है। आज जैसे जैसे देश हमारा आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, इस तरह के जो ये डिफरेंसेस हैं काफ़ी कम होते जा रहे हैं। और हमें कोशिश भी यही करनी चाहिए कि हमें ये सारे जो डिफरेंसेस हैं ये कम करने हैं। हमें एक यूनिफॉर्म सोसाइटी बनानी है।
चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो या रिलीजन के बेसिस पे हो, हमें डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं करना है, हमें यूनिफॉर्मिटी लेके आनी है देश को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है? उसी से देश आगे बढ़ेगा। अगर हम अलग-अलग होकर आपस में ही डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे, तो देश के डेवलपमेंट में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अल्टीमेटली हम लोगों के जीवन पे ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि देश अगर डेवलप नहीं होगा, तो हमारा पर कैपिटा इनकम और हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, वो अच्छी नहीं हो पाएगी, ठीक है? और ये काफ़ी जैसे रिज़र्वेशन हुए, तो रिज़र्वेशंस क्रिएट किए गए, तो उससे काफ़ी जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उनको अपवर्ड मोबिलाइजेशन मिला। मतलब वो भी अच्छी गवर्नमेंट सर्विसेज में आ पाए, उनको अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिल पाया। तो समाज मतलब एक एक मिल रहा है एक जगह आके, ऐसा नहीं कि कोई पीछे ही रह गया, ठीक है? एग्जाम्पल इंडियन कास्ट सिस्टम, क्लियर एग्जाम्पल ऑफ टोटल स्ट्रेटिफिकेशन इज इंडियन कास्ट सिस्टम विच ऑर्गेनाइजेज पीपल इनटू हेरिडिटरी ग्रुप्स विद फिक्स्ड रोल्स एंड स्टेटस, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल हमने काफ़ी अच्छी तरह पढ़ लिया है। Stratified versus primitive societies. Modern stratified societies differ significantly from primitive societies where stratification was simpler and often based on age, kinship or physical strength, ठीक है? तो आजकल तो स्ट्रेटिफिकेशन बहुत सारी चीज़ों पे हो रहा है। जैसे मान लीजिए क्लास के ऊपर हो रहा है, अपर क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर लोअर क्लास, एक स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। फिर कास्ट के बेसिस पे हमने देख ही लिया है। और भी सोशल स्टेटस के ऊपर के बेसिस पे आप ले सकते हैं कि भाई किसी के पास पैसा तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका स्टेटस कुछ नहीं है, तो वो फिर भी नीचे आ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई कोई इस तरह का काम करके, जैसे कोई कारपेंटर है, उसने अच्छा अपना काम फैला रखा है, वो आजकल ये मॉड्यूलर किचन वगैरह बनती है ना, इनमें बहुत पैसा बहुत कमाई होती है, तो इस तरह कोई काम करता है वो, लेकिन समाज में उतना रेस्पेक्ट नहीं। समाज में रेस्पेक्ट किसको है? आईएएस ऑफिसर को, डॉक्टर को, सीए को, इंजीनियर को, ठीक है? तो इस बेसिस पे भी एक तरह से आप स्ट्रेटिफिकेशन मान सकते हैं, और इसमें भी एक हायरार्की होती है। लेकिन प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में तो ये सब चीज़ें होती नहीं थी, तो वहाँ पे जो हायरार्की और स्ट्रेटिफिकेशन होता था, किन बेसिस पे होता था? एज के बेसिस पे होता था। वो कैसे? भाई आजकल तो हम जो एज जिनकी ज़्यादा हो जाती है उनको बोलते हैं सीनियर सिटीजन्स, और बोलते हैं किसी काम के नहीं, इनको रिटायर कर दो, तो वो समाज में काफ़ी नीचे आ जाते हैं, और जो जवान आदमी है जो काम कर रहा है वो समाज में ऊपर है। तो आज का समाज तो कुछ ऐसा है। लेकिन प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती थी, उतना ही आपका सोशल स्टेटस, ये क्या होता था? ये भी बढ़ता था। आजकल की तरह नहीं कि आपको रिटायर कर दिया जाएगा, क्योंकि उस टाइम क्या होता था कि एवरेज एज जो होती थी वो काफ़ी कम होती थी, 30 से 40 के बीच में। तो जो लोग सर्वाइव कर जाते थे उनको काफ़ी अच्छा माना जाता था कि भाई सर्वाइव कर गए तो इनके अंदर कोई स्पेशल बात है। किनशिप के बेसिस पे होती थी, मतलब आप मान लीजिए जिस ग्रुप में रहते हैं उसका जो राजा है या मुखिया है, आप उसके भांजे हैं, तो आप थोड़े समाज में आपकी थोड़ा एक तरह से स्टेटस ऊपर हो गया। फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर होती थी, क्योंकि उस टाइम ये सब चीज़ें तो होती नहीं थी, टेक्नोलॉजी और वगैरह, तो जिसके पास टूल्स एंड टेक्नोलॉजी तो होती नहीं थी, तो जिसके पास ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा लोगों को डोमिनेट कर सकता है। तो ये सिंपल सा स्ट्रेटिफिकेशन होता था पहले। फिर समाज जिस तरह धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता गया, तो स्ट्रेटिफिकेशन भी कॉम्प्लेक्स होता गया और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होता गया। मतलब पहले इंडिविजुअल बेसिस पे स्ट्रेटिफिकेशन होता था, फिर ग्रुप बेसिस पे होने लग गया। जैसे कास्ट एक ग्रुप बन गया, या क्लासेस भी फिर ग्रुप बन गई, अपर क्लास, लोअर क्लास। Core elements of stratification. Social stratification involves two main aspects. Differentiation based on position of certain characteristics, wealth, education, caste, etc. तो स्ट्रेटिफिकेशन के लिए हमारे पास दो मेन एस्पेक्ट होते हैं। पहला तो ये कि डिफरेंशिएशन किया जाए। अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि लोगों को अलग अलग किया जाए। अब अलग अलग किसी बेसिस पे तो करेंगे, भाई दो लोग हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, इनको अलग अलग, या पर्सन सी, इनको अलग अलग कैसे करेंगे हम? भाई हैं तो सब इंसान ही। तो हम क्या कर सकते हैं यार, इनकी इनकम बेसिस पे कर लो। भाई जो ज़्यादा कमा 1 लाख रुपये महीने से ज़्यादा कमा रहा है उसको हमने बोल दिया अपर क्लास। हालांकि आजकल 1 लाख रुपये महीना तो बहुत ही आम चीज़ है, फिर भी हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। और जो 50,000 कमाता है वो हमने बोल दिया मिडिल क्लास, और जो 20,000 रुपये कमाता है उसको बोल दिया हमने लोअर क्लास। तो हमने क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन पोजेशन ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, एग्जाम्पल वेल्थ। तो हमने वेल्थ या इनकम के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर दिया। तो स्ट्रेटिफिकेशन जब होता है, सबसे पहले तो डिफरेंशिएट किया जाता है, उसके बाद रैंकिंग इंडिविजुअल्स ग्रुप बेस्ड ऑन सोशली वैल्यूड ट्रेड्स, ठीक है? डिफरेंशिएट करने के बाद हायरार्की बनाइए कि भाई ऊपर कौन आ रहा है, नीचे कौन आ रहा है। तो जैसे ये वाला एग्जांपल, इसमें हमने कहा जो ए जो है वो 1 लाख रुपए से ऊपर कमाता है, तो ये सबसे ऊपर आ गया। उसके बाद बी आया, उसके बाद सी आया, तो ये अपर क्लास का मेंबर हो गया, ये मिडिल क्लास, और ये आपकी लोअर क्लास, और ये इस तरह आपकी हायरार्की बन गई। तो पहले तो डिफरेंशिएट करिए, उसके बाद उनकी रैंकिंग करिए और हायरार्की बनाइए, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रेटिफिकेशन आ जाएगा।
सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एज अ प्रोसेस, प्रोसेस मतलब एक चलती हुई चीज़ है, एक प्रोसेस है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ हिस्टोरिकल प्रोसेस। Social stratification is not timeless. It emerged historically as societies evolved. It became institutionalized at more advanced stages of society. ठीक है, टाइमलेस नहीं है। सोसाइटी जैसे जैसे हिस्टोरिकली इवॉल्व हुई तो ये भी इवॉल्व होता गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया। इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब एक इसका पैटर्न बन गया, एक सॉलिड फॉर्म बन गई। जैसे इंडियन समाज में आप देख लीजिए, कास्ट बेसिस पे स्ट्रेटिफिकेशन एक इंस्टीट्यूशन बन गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ कहने की बात है, मतलब बहुत ज़्यादा रिजिड बन गया, रिजिड तरीके हो गए, भाई लोअर कास्ट को ऐसे ट्रीट किया जाएगा, अपर कास्ट को ऐसे ट्रीट किया जाएगा। और ये एक दिन में नहीं हुआ, इट्स नॉट टाइमलेस कि एक दिन में अचानक हो गया। ये धीरे धीरे जैसे समाज इवॉल्व होता गया तो ये चीज़ें भी होती गई। नेचर ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी इन अर्ली hunting and gathering societies, social differentiation existed, but this was based on personal qualities and not a structured hierarchy. तो कह रहे हैं कि साहब पहले भी होता था, जब प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी, जब भी क्या होता था, स्ट्रैटिफिकेशन होता था, लेकिन वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं था। वो बेस किस पे था, पर्सनल क्वालिटीज़ पे। भाई जैसे हंटिंग और गैदरिंग वाली सोसाइटी है, उसमें मेनली क्या करते थे लोग, कोई एग्रीकल्चर वगैरह कुछ नहीं होता था। हंटर्स होते और गैदरर्स। हंटर मतलब शिकार करना, और गैदर करना मतलब पड़ी हुई चीज़ें उठाना। जैसे आपने शिकार किया एक तो, और दूसरा जैसे कोई किसी पेड़ के फल गिरे हुए हैं वो उठा लिए, कोई मरा हुआ जानवर मिल गया उसको उठा के खा लिया। तो इसमें स्किल बहुत काम आते हैं। भाई जो अच्छा शिकारी है वो, भाई जैसे आपका मान लीजिए 20 लोगों का ग्रुप है, प्रिमिटिव सोसाइटी बिल्कुल आदि मानव वाली। अब इस 20 लोगों में से जो कोई 3 या 4 लोग हैं वो शिकार में बहुत अच्छे हैं, तो वो सबसे ऊपर आ जाएंगे। और कुछ लोग हैं वो शिकार में बहुत ही फिसड्डी हैं, तो वो नीचे आ जाएंगे। ये सबसे ऊपर क्यों आए, क्योंकि शिकार ही तो मेन चीज़ है, उसी की वजह से तो खाना मिलेगा और लोग सर्वाइव कर पाएंगे। तो जो मेन चीज़ प्रोवाइड करेंगे उनको मतलब उनको आपका ग्रुप सबसे ऊपर रखेगा, क्योंकि वही वैल्यू की चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो शिकार में कुछ मदद करते ही नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकते, उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो नीचे आ जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ दूसरों के किए हुए शिकार को खा रहे हैं। हो सकता है वो अदर उनकी क्वालिटीज़ हो, कोई कपड़ा अच्छा बना देता हो, कुछ करता हो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी जो टारगेट है वो है शिकार करना। उसके ऊपर, उसके बेसिस पे जिसके स्किल ज़्यादा है वो समाज में ऊपर आएगा। तो इस तरह स्ट्रैटिफिकेशन होता था पहले। स्किल्ड हंटर्स, और जैसे शमन्स। शमन्स क्या होते हैं, ये यही प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में कुछ जैसे मैजिकल पावर्स होती हैं किसी कुछ लोगों के अंदर। अब ये होती हैं कि नहीं होती, ये तो एक टॉपिक ऑफ डिबेट है, लेकिन पहले के लोग तो ऐसा मानते थे कि जैसे ये कोई किसी को सही, मतलब किसी की तबीयत खराब है या कुछ हो गया है, बीमारी हो गई, तो उसको वो ठीक कर देते हैं हाथ लगा के या इस तरह से कुछ करके। ठीक है, तो वो भी ऊपर आते थे क्योंकि वो कुछ ना कुछ पर्पस सॉल्व कर रहे हैं। Due to limited technology, low population growth, and nomadic lifestyle, these societies lacked economic surplus, complex belief system, and rigid institutions. Hence, they had differentiation without formal stratification. अब देखिए स्ट्रेटिफिकेशन जो क्या चीज़ है, ये जो स्टेटास हमारे बने, इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि हमारी सोसाइटीज़ कॉम्प्लेक्स हो गई, और उससे भी बड़ा रीज़न है इकोनॉमिक सरप्लस। जैसे हमारा ये जो था प्रिमिटिव सोसाइटीज़, इसमें दो ही चीज़ें थी हमारे पास, क्या थी वो, हंटिंग एंड गैदरिंग। इसी से सारा काम हो जाता था, शिकार किया और जो चीज़ें पड़ी वो इकट्ठी और खा ली उनको। उसके बाद इकोनॉमिक सरप्लस का आया जब एग्रीकल्चर आया। एक जगह हमने, पहले क्या थी, नोमैडिक लाइफस्टाइल थी। नोमैडिक लाइफस्टाइल मतलब बस वो जैसे होते हैं ना लोग, बस एक जगह से दूसरी जगह 2 दिन कहीं पे रुके फिर आगे बढ़ गए, फिर 2 दिन कहीं रुके फिर आगे बढ़ गए। फिर आया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आने से क्या हुआ कि लोग एक जगह रहना शुरू किया, लोगों ने एक जगह लेके एक खेती करनी शुरू करी, वहीं पे फसल उगेगी वहीं रहेंगे। इससे क्या आया, इससे आया इकोनॉमिक सरप्लस। भाई फसल कोई उतनी थोड़ी उगाएंगे जितनी चाहिए, ज़्यादा भी उग जाएगी, ज़्यादा उगेगी तो उसको क्या करेंगे, हम स्टोर करेंगे। और जब हमने फसल स्टोर कर ली तो हमारे पास एक कहते हैं आइडिया ऑफ वेल्थ आ गया। भाई हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटी में वेल्थ कैसे होगी, कोई चीज़ है ही नहीं। भाई आज शिकार किया खाया, जैसे जानवर होते हैं ना बेसिकली एनिमल्स, जंगली जानवर, इनके पास वेल्थ होती है कभी, कुछ नहीं होते पोजेशंस। भाई इन्होंने शिकार किया खाया और चल दिए। उसी तरह ह्यूमंस भी उस तरह रहते थे। लेकिन एग्रीकल्चर के आने से क्या हुआ कि सरप्लस फसल हुई, उसको क्या क्या लोगों ने स्टोर किया। अब ये जो स्टोर्ड फूड ग्रेन्स या जो भी फसल हुई थी आपकी, स्टोर्ड जो क्रॉप हुई थी, उसको स्टोर करने से आपके पास क्या आ गया, कंसेप्ट ऑफ वेल्थ। इस कंसेप्ट ऑफ वेल्थ आने से क्या हुआ, कुछ लोगों के पास वेल्थ हो गई, कुछ लोगों के पास नहीं थी, तो क्या चीज़ आ गई, स्ट्रेटिफिकेशन पैदा हुआ। समाज में कुछ लोग ऊपर आ गए बेस ऑन द बेसिस ऑफ
ये इंपॉर्टेंट है। पहले भी स्ट्रेटिफिकेशन होता था, लेकिन वो स्किल्स के बेसिस पे होता था कि जो अच्छे शिकारी हैं वो ऊपर आएंगे। लेकिन अब क्या है, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के बेसिस पे होने लग गया कि जिनके पास ज़्यादा जिन्होंने फसल स्टोर कर ली है, अच्छी अच्छी खेती हुई है जिनकी, वो ऊपर आए समाज में, और जिन्होंने नहीं कर पाया वो नीचे आए। तो बस ये धीरे धीरे फिर ये इस तरह बढ़ता गया, फिर फसल की जगह ये फिर पैसा हो गया, फिर पैसे के बाद फिर जैसे कास्ट बनने लग गई, कुछ कास्ट हो गई, फिर पैसे से क्लासेस हो गई, अपर क्लास के बाद ज़्यादा पैसा होता वो ऊपर आ गया। ठीक है, तो शुरुआत इसकी एग्रीकल्चर से हुई थी। एग्रीकल्चर से क्या हुआ था कि जो फसल होती थी वो सरप्लस हो जाएगी, तो उसको स्टोर करेंगे, जिन्होंने स्टोर करी वो थोड़े समाज में उनका वो मतलब वो रुतबा ऊपर हो गया, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा क्रॉप्स हैं। उसके बाद सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इवॉल्व एज अ रिजल्ट ऑफ मेजर चेंजेस इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, एस्पेशली विद द राइज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर, विच रिक्वायर्ड सेटल्ड कम्युनिटी लाइफ एंड मोर कॉम्प्लेक्स टूल्स। वही जो हमने जैसे बात करी, एक तो क्या था, सेटल्ड कम्युनिटी लाइफ। पहले वो नोमैडिक लाइफ स्टाइल से, भाई एक जगह हम रुके, ये हमारा खेत पे हमने खेती करी, कुछ जानवर पाले, जानवर है ना ये, ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री करी, जानवर पाले। तो इससे क्या हुआ, सबसे बड़ी चीज़ आई वो की थी सरप्लस, एक्स्ट्रा। सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, जितना रिक्वायर्ड है उससे एक्स्ट्रा आने लगा। एक्स्ट्रा आएगा तो उसको स्टोर करेंगे या किसी दूसरे को दे देंगे, दूसरे को दे देंगे तो क्या हो गया, ट्रेड शुरू हो गया। अब मनी का कंसेप्ट तो था नहीं, तो बार्टर सिस्टम में ट्रेड करने लग गए। तो इन सब से क्या हुआ, आइडिया ऑफ वेल्थ आया कि यार वेल्थ भी एक चीज़ होती है, क्योंकि वेल्थ हमेशा देखिए स्टोर की जाती है। जो चीज़ आज ही यूज़ करने की है वो कभी वेल्थ नहीं बन सकती, जो चीज़ स्टोर की जा सकती है वो वेल्थ बन सकती है। Agrarian economies began generating economic surplus in the form of cattle or food grains, leading to wealth accumulation and population growth. This also facilitated barter trade and the invention of tools of exchange. ठीक है, तो वही बात जैसे हमने कर ली है कि एग्रीगेरियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर के बेसिस पे जो इकोनॉमीज बनी, उनमें क्या था, इकोनॉमिक सरप्लस था, एक्स्ट्रा फसल थी। और एक्स्ट्रा जैसे कैटल थी तो उनका भी एक्स्ट्रा कुछ, जैसे दूध से कोई चीज़ बन गई, मक्खन बन गया, पनीर बन गया, घी बन गया, इन सब को क्या करेंगे हम, ट्रेड करेंगे बार्टर सिस्टम से। तो इससे क्या होगा, वेल्थ एक्यूमुलेशन, कंसेप्ट ऑफ, सबसे पहले तो वेल्थ एक्यूमुलेशन तो बाद की बात है, पहले कंसेप्ट ऑफ वेल्थ आया कि वेल्थ जैसी भी कोई चीज़ होती है, फिर उसको अक्यूमुलेट करो, और जो ज़्यादा ग्रुप्स ज़्यादा अक्यूमुलेट कर लेंगे वो समाज में स्टेटा ऊपर आ जाएंगे, और जो नहीं कर पाएंगे वो बेचारे नीचे आ जाएंगे। तो ये हमारा नया स्ट्रेटिफिकेशन बन गया बेस्ड ऑन एग्रेरियन इकोनॉमीज। और यही फिर बनते बनते एवोल्यूशन होते होते, रिफाइन होते होते इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। उसके बाद जिनके पास इंडस्ट्रीज थी, जो मालिक बन गए, उनके पास ज़्यादा पैसा हो गया, उनके पास ज़्यादा वेल्थ हो गई, तो वो अपर क्लास, बिल्कुल हायर, क्या बोलते हैं, अल्ट्रा रिच लोग हो गए। अपर क्लास बनी, मिडिल क्लास बनी, अब मतलब अल्ट्रा रिच लोग ये अपने बिल गेट्स और अंबानी टाइप लोग, फिर अपर क्लास वाले लोग, फिर कहीं जाके मिडिल क्लास, फिर लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास, फिर बिल्कुल ही मजदूर टाइप लोग। As trade expanded and resources grew, certain sections of society gained control over wealth and power, leading to clear hierarchical divisions and the early formation of stratified structures. ठीक है, तो जैसे जैसे समाज फिर विकसित होता गया, ट्रेड हुआ, सोसाइटी में नए नए इन्वेंशंस हुए, तो जिन समाज के जिन लोगों के पास ज़्यादा पावर आ गई, ज़्यादा वेल्थ आ गई, वो समाज में ऊपर आए। ज़्यादा वेल्थ आने की वजह से ज़्यादा पावर आएगी, और जो नहीं आ पाए वो नीचे आएंगे। तो इससे अर्ली फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर्स हुए, फिर वही बाद में आज भी समाज लगभग लगभग वैसा ही है। द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स technologies and division of labor led to the emergence of specialized occupational groups and a clear separation between rural and urban centers। ठीक है, तो वही बात है, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो उससे क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, तो उससे एक स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशनल ग्रुप हुआ जो कि सिर्फ नौकर बना। एक तो जैसे वो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है ना, एक तो बर्जुआ होते हैं, बर्जुआ एक होते हैं प्रोलेटेरिएट, ये होते हैं मालिक, और ये होते हैं मजदूर। इनकी होती हैं फैक्ट्रियाँ, और ये जो होते हैं ये इन फैक्ट्री में काम करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, क्लियर एक हमारे पास वो बन जाता है स्ट्रेटिफिकेशन कि सबसे ऊपर तो ये हो गए बर्जुआ लोग, और फिर ये हो गए नीचे आपके प्रोलेटेरिएट, और बीच में फिर कुछ भी मिडिल क्लास वगैरह 10 तरह की चीज़ें आप इसमें ला सकते हैं। तो ये सब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और वो सब हुआ, उसके बाद हुआ ये सब। To manage growing social complexity, new institutions of social control emerged, such as organized religion, ruling classes, cultural specialists, and occupational functionaries. The institution of social stratification thus developed as an evolutionary and functional necessity। ठीक है,
तो सोसाइटी क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स होती गई। सब पहले तो बहुत सिंपल सोसाइटी थी, प्रिमिटिव जो थी, हंटिंग और गैदरिंग, भाई मारा खाया आगे बढ़े। उसके बाद क्या आया हमारे पास, एग्रीकल्चर आया। एग्रीकल्चर आने से क्या हुआ हमारे पास, सरप्लस वो आई, सरप्लस एक तरह से आ गया फसल। उससे क्या आया, कंसेप्ट ऑफ वेल्थ। ये सब तो पुरानी बातें होगी। उसके बाद लेटेस्ट क्या आया, लेटेस्ट मतलब ये 300-400 साल पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। इससे क्या हुआ कि कुछ लोगों के पास कंट्रोल आ गया इंडस्ट्रीज का, उनकी हो गई इंडस्ट्रीज, और कुछ लोगों के पास सिर्फ वो रह गए अपना वेज लेबर्स रह गए। तो अब सोशल कंट्रोल के लिए क्या किया गया, फिर ऑर्गेनाइज रिलीजन बना कि समाज को कंट्रोल किया जाए, रूलिंग क्लासेस बनी। ये पहले की बात है। एग्रीकल्चर आने के बाद क्या बना, ऑर्गेनाइज रिलीजन बना, रूलिंग क्लासेस बनी। सरप्लस आया ना भाई, रूल करना पड़ेगा, तो किंग्स बने, नोबल्स बने, ऑर्गेनाइज रिलीजन में आपके जो भी रिलीजन्स में जो भी चीज़ें होती हैं वो सब बना। कल्चरल स्पेशलिस्ट कौन हो गए, जो आपके कल्चर से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि आर्टिस्ट हो गए, म्यूज़िक वाले लोग हो गए, और लिखने पढ़ने वाले लोग हो गए, कोई कुछ कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, या फिर टीचर्स हो गए, फिलोसफर्स हो गए। ऑक्यूपेशनल फंक्शनरीज जो नॉर्मल काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई पुरानी सोसाइटी में आप ले लीजिए, कोई कारपेंटर हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, एक्चुअल कुछ काम कर रहे हैं जिससे समाज में जिनकी ज़रूरत है, जिससे कि समाज आगे बढ़े। कल्चरल स्पेशलिस्ट की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, बाद की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। द इंस्टीट्यूशन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन डेवलप्ड एज एन एवोल्यूशनरी एंड फंक्शनल नेसेसिटी। ठीक है, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक फंक्शनल नेसेसिटी बन गया कि भाई जो काम की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं उनको ऊपर रखा गया, और जिनका कोई ज़्यादा वो नहीं है, मतलब जो जो भी वो काम कर रहे हैं उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, वो नीचे आ गए। जैसे आज के समाज में देख लें, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सीएज हैं, इंजीनियर्स हैं, वो ऊपर आते हैं, और जो रोज़मर्रा के वैसे काम करते हैं वो समाज में नीचे आते हैं। ऐसा कोई डिमीनिंग नहीं है, लेकिन अब जो है, जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, किन किन बेसिस पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आमतौर पे होता है। द थ्री मेजर ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आर स्टेटस, वेल्थ एंड पावर। इन तीन चीज़ों के बेसिस पे, सबसे पहला आपका स्टेटस, दूसरी आपकी वेल्थ, और तीसरी आपकी पावर। इनके बेसिस पे ही समाज में स्ट्रेटिफिकेशन होता है। दीज एलिमेंट्स डिटरमिन हाउ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर रैंक्ड विद इन अ सोसाइटी। जैसे स्टेटस का ले लीजिए आप, आईएएस ऑफिसर को अच्छा स्टेटस माना जाता है, हालांकि उसका इतना पैसा नहीं होता, फिर भी समाज में स्टेटस की वजह से वो काफ़ी एक तरह से ऊपर वाले उसमें आ जाते हैं, ऊपर वाले स्टेटा में आ जाते हैं। वेल्थ ले लीजिए, अब कोई किसी आदमी ने बहुत अच्छा पैसा कमा लिया, उसका काम क्या है कि जैसे वही कोई छोटा मोटा काम उसने किया लेकिन बहुत बड़ा हो गया वो काम, जैसे वही कारपेंटर वाला काम था, उसके 3-4 फर्नीचर के शोरूम खुल गए 30 साल बाद, पैसा बहुत है, तो वो पैसे की वजह से एक तरह से ऊपर आ गया समाज में। पावर, नेता लोग, पैसा वैसा नेता लोगों के पास नहीं होता, लेकिन उनके पास क्या होती है, पावर होती है, तो वो फिर ऊपर आ जाते हैं। तो अगर इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर आप नीचे रहिएगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें, स्टेटस, वेल्थ और पावर, ये क्या करवाती हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो कोशिश करिए कि इनमें से कुछ तो मिले, सोशल स्टेटस मिले, वेल्थ मिले, कि पावर मिले, वरना फिर यहाँ रहना पड़ेगा नीचे। ठीक है, sociological studies show that even in early societies without formal stratification, these principles existed in rudimentary form, reflecting evolution patterns and leadership and influence। rudimentary बहुत ही सिंपल फॉर्म में भी पहले के समाज में स्ट्रेटिफिकेशन होता था। ऐसा नहीं कि कोई नया कंसेप्ट है। वही जैसे पहले हमने देखा ना, स्किल बेस पे होता था। हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी में जो ज़्यादा अच्छे शिकारी हैं वो उस ग्रुप में ऊपर उनको माना जाता था, उनका प्रेस्टीज ज़्यादा होती थी। जो उतने अच्छे शिकारी नहीं वो नीचे आते थे। या कोई आपके पास अलग पावर है, जैसे आप शमन है, हीलिंग अच्छी कर सकते हैं, तो फिर तो भी आप ऊपर आएंगे। तो ये सिंपल फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन था, सिंपल रूडिमेंट्री फॉर्म। अभी थोड़ा क्या हो गया है, कॉम्प्लेक्स हो गया है और इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया, ग्रुप बेसिस पे हो गया है। इंडिविजुअल बेसिस के बजाय ग्रुप बेसिस पे है कि आप किस अपर क्लास को बिलोंग करते हैं कि लोअर क्लास को। कास्ट वाला है, हालांकि कास्ट वाला जैसे कम हो रहा है, तो आप अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं कि लोअर कास्ट को। ठीक है, इन हंटिंग एंड food gathering so communities, individuals such as shamans, skilled hunters or defenders held higher social status due to their unique abilities, but this did not lead to institutionalized stratification। ठीक है, तो वही जो हमने बात करी, इंडिविजुअल लेवल पे स्ट्रेटिफिकेशन था, और उसमें अच्छी बात क्या थी, वो स्किल बेसिस पे था।
तो भाई अगर किसी के पास ज़्यादा स्किल है तो उसको अगर समाज या ग्रुप जो आपका ऊपर रख रहा है तो उसमें बुराई क्या है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जब बाद में ये क्या बन गया, इंस्टीट्यूशनलाइज बन गया, रिजिड बन गया, और किसके बेसिस पे होने लग गया, हेरिडिटी के बेसिस पे होने लग गया, जैसे कि कास्ट सिस्टम। तो आपके अंदर स्किल है भी, लेकिन अगर आप लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं तो फिर आपको समाज में नीचे आना पड़ेगा। These early distinctions represented social differentiation based on personal merit, age, gender और skill, not inherited और group based inequality। ठीक है, तो वही जैसे हमने बात करी, ये क्या थे, पर्सनल स्किल्स की वजह से क्या होने लग गया, सोशल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब लोगों को अलग अलग करना। तो हमने देखा ना, जो ज़्यादा स्किल्ड हंटर्स हैं वो ऊपर आ गए, जो नहीं है वो नीचे आए। तो आपके एक स्किल के बेसिस पे डिफरेंशिएशन होने लग गया बेस्ड ऑन पर्सनल मेरिट। स्किल एक पर्सनल मेरिट होगी ना आपकी, इनहेरिटेड नहीं है कि आपके, जो मान लीजिए आप पुराने ग्रुप, वही प्रिमिटिव ग्रुप में रहते हैं, तो आपके जो पापा थे, पिताजी थे, वो अच्छे हंटर थे, लेकिन आप उतने अच्छे नहीं हो, तो आप फिर नीचे आ जाओगे, नीचे वाले उसमें आ जाओगे। तो जिसके पास स्किल है वही ऊपर रहेगा, हेरिडिटी नहीं है। Social stratification truly emerges when entire groups of people are ranked hierarchically, such as through caste or class system rather than through individual merit alone। ठीक है, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ट्रूली कब होता है, जब पूरे के पूरे ग्रुप या लोग हायरार्किकल तरीके से रैंकिंग हो जाए, उनकी क्या हो जाए, रैंकिंग। एग्जाम्पल, कास्ट या क्लास सिस्टम के बेसिस पे रेदर देन इंडिविजुअल मेरिट अलोन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई गरीब बच्चा है, उसके पास मतलब पढ़ाई करने के इतने साधन नहीं है, फिर भी लेकिन उसके अंदर स्किल अच्छा है, लेकिन फिर भी वो लोअर क्लास में ही आएगा, अपर क्लास में नहीं आ पाएगा। तो अपर क्लास के बच्चों को जो अच्छे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो उसको नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, तो मतलब आपके स्किल या आपके इंडिविजुअल मेरिट के बेसिस पे आपको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, आप किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हेरिडिटी ग्रुप, मतलब उसी ग्रुप में क्या चला आ रहा है, उसी के बेसिस पे आपको मतलब रिसोर्सेज या आपकी रैंकिंग रहेगी। तो इसका सबसे प्राइम एग्जांपल तो कास्ट सिस्टम ही होता है। इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज दीज स्ट्रेटिफिकेशन प्रिंसिपल्स कंटिन्यू टू शेप एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़। वही बात है कि आज के समाज में भी ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है, इसी की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सेस मिलता है। भाई जिनके अपर क्लास वाले जो बच्चे होते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा होता है, तो वो अच्छे कॉलेजों में पढ़ पाते हैं। इंडिया में तो जैसे अच्छी बात है कि हम, जैसे वही तो मैंने कहा ना, आज़ादी के बाद हमारा देश काफ़ी आज डेवलप हो गया, चाहे हम कितना भी गालियाँ दे लें देश को कि यार आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन फिर भी हालात इतने बुरे नहीं हैं। जैसे अगर आपके अंदर स्किल है तो आप आईआईटीज़ में जा सकते हैं एग्ज़ाम क्लियर करके। वो एक अलग बात है कि अगर आप गरीब हैं तो फिर आप वो कोचिंग और वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर स्किल है और आप फिर भी आप लड़ झगड़ के किसी तरह एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, तो कोई आपको रोक नहीं सकता कि आपको कास्ट या आपको आपके रिलीजन या आप किस क्लास से आते हैं, गरीब हैं तो नहीं, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा आईआईटी में, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। While achievement-based mobility is more emphasized today, inherited status and structural inequalities still pose significant barriers to upward movement, especially for marginalized group। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब वही है कि आज के ज़माने में अचीवमेंट बेस्ड मोबिलिटी को ही ज़्यादा माना जाता है और वही प्राइमरी चीज़ है, लेकिन फिर भी पुरानी चीज़ें ख़त्म होते होते टाइम लेती हैं। तो जैसे कि कास्ट सिस्टम है, हमारे देश की जो पॉलिसीज़ हैं उन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि इसको ख़त्म किया जाए और बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गाँव में, इस तरह के इलाकों में आज भी इस तरह का डिफरेंशिएशन होता है कि लोअर कास्ट के लोगों को उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाएँ। हो सकता है कि आने वाले 20, 30, 40 सालों में सारा जो समाज है वो एक ही धारा में मर्ज हो जाए और सबको बराबर इक्वलिटी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ठीक है, थ्योरीज ऑन ओरिजिन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू किंग्सले डेविस, ये अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे, अब तो मर गए। Social stratification arises from functional necessity of society. It ensures that essential roles are filled by the most capable individuals, thus maintaining social order and efficiency। तो किंग्सली डेविस क्या कहते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक फंक्शनल ज़रूरत है, फंक्शनल नेसेसिटी है सोसाइटी को सही फंक्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा स्किल्ड लोग हैं, जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है, उनको समाज में ऊपर रखा जाता है और जो उतने नहीं हैं उनको नीचे रखा जाता है। जो कि कुछ मतलब सही बात भी है। जैसे पुराने प्रिमिटिव हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ को ही अगर आप ले लें, तो उसमें जो ज़्यादा अच्छे शिकारी थे उनको ऊपर रखा जाता था, क्योंकि उनके जो शिकार की अहमियत बहुत ज़्यादा है, उसी से खाना आएगा, उसी से लोग ज़िंदा रहेंगे। बाकी जो शिकार नहीं कर पाते उनका कोई ख़ास फ़ायदा है नहीं, तो इसलिए उनको नीचे रखा जाएगा। आज के समाज में भी डॉक्टर्स हो गए, पुलिसमैन हो गए, इंजीनियर्स हो गए,
और जो भी मतलब काम के जो लोग हैं वो समाज में उनका स्टेटस ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उनके जो जॉब है, प्रोफेशन है, वो ऐसा है। और उसी तौर पे जैसे मान लीजिए कोई रिक्शा वाला है, कोई लेबर है जो किसी बिल्डिंग में काम कर रहा है, हालांकि उनका जॉब भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो कोई भी कर सकता है, स्पेशलाइज नहीं है। तो ये इनकी डेफिनेशन थी। Petrim Sorokin believed that stratification is primarily a result of inherited differences in environmental conditions such as geography, culture or access to resources which shape life chances and status। ठीक है, तो पेट्रिम सोरोकिन ये रशियन अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे। तो इनका कहना है कि इनहेरिटेंस के बेसिस पे ही सारा स्ट्रेटिफिकेशन होता है, जो कि जैसे कि कास्ट सिस्टम उसका सबसे प्राइमरी एग्जांपल है, क्योंकि उसकी वजह से ही आपकी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो इफेक्ट होती हैं। जैसे क्लास सिस्टम भी एग्जांपल हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए अपर क्लास घर में पैदा हुए हैं जहाँ पे बहुत पैसा है, तो आपको शुरू से अच्छे स्कूलों में भेजा गया, कॉलेज भी आपने अच्छा किया, आप आईआईटी नहीं कर पाए फिर भी आपको विदेश भेज दिया गया, यूएसए भेज दिया पढ़ने के लिए। तो आपके अच्छे नंबर होने के ना होने के बावजूद भी आपने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करी, फिर वहीं यूएसए में नौकरी कर ली। तो ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको क्यों मिली? क्योंकि आप एक अपर क्लास घर में पैदा हुए थे। तो इनहेरिटेंस की वजह से ये मिला, ये सोरोकिन का कहना है। आपके जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उन्होंने ही आपके एक्सेस टू रिसोर्सेज को शेप किया, मतलब बनाया, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो भी आपको चांसेस और स्टेटस मिला वो उसकी वजह से मिला। मान लीजिए कोई लोअर क्लास का है, वो लोअर क्लास में पैदा हुआ है कोई इंसान, तो अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा एक तो वो टैलेंटेड है और बहुत मेहनती है, और तब वो उसने कोई ऐसा एग्ज़ाम निकाल लिया जिससे वो आईएएस बन गया, या आईएएस छोड़िए, सिंपल सा है वो एक बैंक क्लर्क भी बन गया, तो एटलीस्ट उसके पास कुछ तो मोबिलिटी आई। और वो कुछ भी नहीं कर पाया तो वो अपने जैसे पिताजी उसके रिक्शा चलाते थे तो वो भी रिक्शा ही चलाएगा, उसको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो सोरोकिन का कहना था कि आप स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से ही, इनहेरिटेंस की वजह से ही सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है? फॉर कार्ल मार्क्स, स्ट्रेटिफिकेशन स्टेम्स फ्रॉम सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, पर्टिकुलरली द डिवीजन बिटवीन दोज हु ओन्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दोज हु डू नॉट। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स तो जब भी कोई बात करेंगे उनका एक ही रहेगा कि बर्जुआ और आपके जो ये प्रोलेटेरिएट हैं इनमें संघर्ष। तो स्ट्रेटिफिकेशन भी इन्होंने इसलिए बताया कि बर्जुआओं के पास सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल होता है, वही सब फैक्ट्री वैक्ट्री के मालिक होते हैं, तो पैसा सारा उनके पास आ जाता है, और जो प्रोलेटेरिएट हैं वो बेचारे उन फैक्ट्रियों में मजदूर बन के रह जाते हैं, इसलिए वो नीचे रह जाते हैं, वो लोअर क्लास बन जाते हैं और ये अपर क्लास बन जाते हैं। Ludwig Gumplowicz and others argued that stratification originated from the conquest and domination of one group by another, leading to structured inequality between conquerors and the conquered। ठीक है, तो इनका जो थ्योरी है वो है कॉन्क्वेस्ट की। मान लीजिए कुछ लोगों ने किसी देश पे आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया, तो वो तो उसमें फिर ऊपर आएंगे ना। जैसे हमारे देश में भी ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेज़ों ने कब्जा कर रखा था, तो वो मतलब ये जो अपने होटल्स वगैरह और जो रेस्टोरेंट्स होते थे उसमें क्या बोर्ड लगाते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो मतलब उनके हिसाब से हम जो ब्रिटिश लोग हैं काफ़ी ऊपर आते हैं और जो इंडियंस लोग हैं वो काफ़ी नीचे आते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो रूलर्स थे, सत्ता उनके हाथ में थी, और हम लोग क्या थे? सब्जेक्ट्स थे, हम रूल थे, तो हम नीचे ही आएंगे। इसमें गलत बात क्या है? मानना पड़ेगा ना, जो भाई जिसने कब्जा कर रखा है वो मालिक है। इसी तरह मान लीजिए साउथ अफ्रीका का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पे भी अंग्रेज़ों ने यही हाल कर रखा था, अपार्थाइड चला था, इसका आपने सुना होगा, अपार्थाइड का नाम सुना होगा। ये शायद 1945 मतलब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद 1994 तक चला था ये। तो इसमें वही था कि बिल्कुल जो वहाँ के ओरिजिनल लोग थे साउथ अफ्रीका के, ब्लैक पीपल, उस पे अंग्रेज़ों ने काफ़ी उन पे अत्याचार, और उनके लिए बिल्कुल रूल्स ही अलग बना रखे थे कि उनके स्कूल भी अलग हैं, उनकी हर चीज़ ही अलग कर दी थी। मतलब उनको बेसिकली सेकंड ग्रेड सिटीजन्स मान के ही काम करते थे। Spengler's scarcity theory. Oswald Spengler proposed that stratification is rooted in scarcity, which arises when society begins to differentiate based on functions and powers, resulting in unequal distribution of resources and status. Stratification happens when valuable things are limited and some people get more than others, creating a social hierarchy। तो इनका कहना था कि सबसे बड़ी चीज़ जो है स्ट्रेटिफिकेशन होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो क्या है? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब रिसोर्सेज का कम होना। अब रिसोर्सेज कम हैं तो कुछ लोगों के हाथ लग गए तो वो समाज में ऊपर आ जाएंगे, और जिनके हाथ नहीं लग पाए वो समाज में नीचे आ जाएंगे। जैसे पैसे की बात कर लें, भाई पैसा समाज में कम होता है,
भाई पैसे का मतलब ये थोड़े कि रिजर्व बैंक कितना ही छाप दे, वो तो एक तरह से लीगल टेंडर हो गया ना नोट, तो असली पैसा मतलब वेल्थ तो सबके पास नहीं होता। तो जिनके पास आ गया वो समाज में ऊपर आ गए, जिनके पास नहीं आया समाज में नीचे रह गए। तो ये इनका कहना था कि सारी जो लड़ाई होती है, मतलब ऊपर और नीचे जो लोग आ जाते हैं वो सारे स्कैरसिटी से की वजह से आते हैं। Racial and ethnic differences, when accompanied by cultural dissimilarities, often give rise to social stratification by reinforcing group divisions and hierarchical distinction। ठीक है, तो racial and cultural differences वही जैसे हमने साउथ अफ्रीका का एग्जांपल देखा, वहाँ पे गोरे लोगों ने कालों के ऊपर एक तरह से अत्याचार कर रखे थे, उनको सेकंड ग्रेड का सिटीजन बना रखा था, अपार्थाइड हो रखा था। तो फाइनली 1994 में ख़त्म हुआ वो, और नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने, तो उसके बाद इक्वलिटी आई। इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, कास्ट सिस्टम का एग्जांपल है। अमेरिका का एग्जांपल ले लीजिए, यूएसए का, वहाँ पे वहाँ के जो वाइट कॉकेजियंस हैं और जो ब्लैक लोग हैं, मतलब अफ्रीकन अमेरिकन्स, उनके बीच में भी यही सेम था कि इन लोगों ने, वाइट कॉकेजियंस ने अफ्रीकन अमेरिकन्स को बिल्कुल सेकंड ग्रेड सिटीजन्स की तरह बना रखा था। ठीक है, टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, द 4 मेजर टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आर। ठीक है, तो 4 एक तरह से मोटा मोटी तौर पे 4 मेजर तरीके के सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस होते हैं, और भी बहुत पे बेसिस पे हो सकते हैं, लेकिन सोशोलॉजी में इन 4 पे ही हम मतलब मेनली बात करते हैं। पहला तो कास्ट सिस्टम इज अ हेरिडेटरी एंड एंडोगैमस सोशल ग्रुप वेयर एन इंडिविजुअल स्टेटस, राइट्स एंड ड्यूटीज आर एस्क्राइब्ड बाय बर्थ। तो यहाँ पे कास्ट में सबसे बड़ी चीज़ आती है हेरिडिटी, कि भाई अगर कोई अपर कास्ट का आदमी है तो उसका बच्चा जो पैदा होगा वो भी अपर कास्ट का होगा, और कोई लोअर कास्ट का आदमी है तो उसका जो बच्चा पैदा होगा वो भी लोअर कास्ट का होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये हेरिडिटी हो गई, वंशवाद। दूसरा है इसमें फीचर होता है एंडोगेमस। एंडोगेमस का मतलब आपस में ही शादी करना। भाई अपर क्लास के लोग अपर कास्ट में ही शादी करेंगे, और लोअर कास्ट के लोग लोअर कास्ट में शादी करेंगे। तो कभी भी क्या होगा, मोबिलिटी नहीं आएगी कि लोअर कास्ट का कोई मेंबर शादी करके अपर कास्ट में चला गया, या अपर कास्ट का मेंबर शादी करके लोअर कास्ट में चला गया। सब अलग अलग हो गए, अपर कास्ट वालों की दुनिया अलग हो गई, लोअर कास्ट वालों की दुनिया अलग हो गई। तो इससे क्या आ गया, समाज में स्ट्रेटिफिकेशन आ गया, अपर क्लास यहाँ पे आ गए, लोअर क्लास यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे जो भी चीज़ है वो एस्क्राइब्ड बाय बर्थ होती है, मतलब आप किस घर में आपने जन्म लिया है, उस घर में क्या कास्ट है, उसके बेसिस पे ही आपका पूरा जीवन चलेगा। फिर दूसरी चीज़ होती है क्लास बेसिस पे। क्लास स्ट्रेटिफिकेशन डोमिनेट इन मॉडर्न सोसाइटीज़। ठीक है, तो अब जैसा मैंने कहा ना, जब देश आज़ाद हुआ तो धीरे धीरे आज कास्ट के डिफरेंसेस ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गए, लेकिन काफ़ी हद तक कम होते जा रहे हैं। लेकिन आज एक नया स्ट्रेटिफिकेशन उभर के आया है, वो है क्लास स्ट्रेटिफिकेशन। अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास is based largely on achievement and individual ability. A person's position depends on factors like education, skills and the use of inherited resources such as wealth. ठीक है, अब इसमें क्लास सिस्टम में ये कि आपके पास, आप मतलब मान लीजिए थोड़े गरीब घर में पैदा हुए हैं, लेकिन दिमाग आपका बहुत तेज़ था, तो आपने अच्छी पढ़ाई वढ़ाई करके कोई आईआईटी वाईआईटी करके बहुत अच्छे, मतलब कोई पता नहीं आईएएस ही बन गए, आप आईएएस ऑफिसर बन गए, तो आपने क्या कर लिया, आपकी अपवर्ड मोबिलिटी हो गई, तो अब आप अपर क्लास में आ गए, आप पैदा लोअर क्लास में हुए थे। तो रिजिड नहीं है ये। आज के ज़माने में क्लास सिस्टम का जो सर्टिफिकेशन है वो ज़्यादा होता है। अब इसीलिए आप मान लीजिए कोई आप मिडिल क्लास घर में पैदा हुए थे, लेकिन इतने पढ़ाई में अच्छे नहीं थे और थोड़ा मस्ती में ज़्यादा रहते थे, तो कोई अच्छी नौकरी वोकरी आपकी लग नहीं पाई, आपने फिर अल्टीमेटली एक कोई छोटी सी दुकान खोल के बैठ गए पान बीड़ी की और क्या करेंगे जब कुछ नहीं आता। तो आपका क्या हुआ, मिडिल क्लास से फिर आप लोअर क्लास में आ गए, तो आपका क्या हो गया, डाउनवर्ड मोबिलिटी हो गई। तो आज के ज़माने में क्लास वाली होती है, और ये इतनी का रिजेक्ट बिल्कुल नहीं होती। इसमें मोबिलिटी पॉसिबल है, आप लोअर क्लास से अपर क्लास में जा सकते हैं, लेकिन कास्ट में रिजिडिटी नहीं है। जो जिस कास्ट में आप पैदा हो गए उसमें हो गए। उसके बाद एस्टेट सिस्टम। द एस्टेट सिस्टम फाउंड इन मेडिवल यूरोप एम्फसाइज्ड बाय बोथ बर्थ एंड प्रॉपर्टी ओनरशिप। ईच एस्टेट हैड अ डिफाइंड लीगल एंड सोशल स्टेटस ऑफन प्रोटेक्टेड बाय लॉ। ठीक है, तो ये जो हमारा फ्यूडल सिस्टम था लगभग उसी टाइम का है। ये मेडिवल यूरोप में ये चलता था ज़्यादातर, जो अपना समझ लीजिए 700-800 सन 700-800 से लेकर करीब करीब 1400-1500 तक। तो इसमें क्या होता था, 3 तरह के एस्टेट होते थे। कौन सा, फर्स्ट एस्टेट होता था क्लर्जी। क्लर्जी मतलब प्रीस्ट, बिशप, चर्च के जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, प्रीस्ट हो गए, बिशप्स हो गए, पोप हो गया। सेकंड स्टेट होता था नोबल्टी, लॉर्ड्स, नाइट्स और इनके सलाहकार। थर्ड एस्टेट होता था कॉमन, आम आदमी, हमारे और आपके जैसे लोग, पीजेंट्स, मर्चेंट्स, वर्कर्स।
तो सबसे टॉप पे आते थे क्लर्जी वाले, फिर उसके बाद आते थे नोबिलिटी वाले, और फिर थर्ड में आते थे कॉमनर्स। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन हो जाता था। ये क्लर्जी वाले सिर्फ चर्च का, अपना धर्म का, क्रिश्चियनिटी का जो भी काम होता है वो करते थे, और इनको जो ये नोबिलिटी है वो पैसा और सब कुछ प्रोवाइड करती थी। नोबिलिटी जो है, लॉर्ड्स हो गए, नाइट्स हो गए, उनके सलाहकार हो गए, उनके मंत्री हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, वो सब हो गए। तो ये सब रूल करते थे बेसिकली। लड़ाई झगड़े भी, मतलब वॉर हो गई तो वो सब करेंगे। और ये जो पीजेंट्स वगैरह हैं, ये आम आदमी, इनका काम सिर्फ खेती करना होता था, और ये सबसे ज़्यादा ये नीचे आते थे, तो इनका जीवन सबसे ज़्यादा खराब था। Slavery was an economically based system where individuals were treated as the property of their masters who exercised absolute control over them। ठीक है, तो स्लेवरी के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। दास प्रथा, अमेरिका, ये मतलब बेसिकली तो ये यूरोप से शुरू हुआ था। यूरोप ने जितना भी यूरोपियंस ने ये अफ्रीका और इसके आसपास के जो देश हैं, यहाँ से काले जो ब्लैक ये जो वहाँ के जो ओरिजिन वाले लोग होते हैं, ये इनको बोट्स में भर के ले जाते थे यूरोप में। मेनली तो ये होता था अमेरिकाज में सारा काम, नॉर्थ अमेरिका में पूरा चलता था। अमेरिकन, इवन जो अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी वो स्लेवरी के उस पर हुई थी। अमेरिका में जो नीचे वाली जो जगह है, साउथ जो एक तरह से नीचे का जो अमेरिका, जिसमें टेक्सास वगैरह ये सब स्टेट्स आते हैं, और ऊपर का एक अमेरिका, तो इनमें जो सिविल वॉर हुई थी उसका जो मतलब लड़ने का मेन वजह ही स्लेवरी थी। ऊपर वाले चाहते थे कि स्लेवरी खत्म हो, नीचे वाले चाहते थे कि ना हो, क्योंकि नीचे पे कॉटन की और इसकी फसल ज़्यादा होती थी, जो कि स्लेव्स जो होते थे उनसे कराई जाती थी। तो स्लेव्स बिल्कुल एक तरह से प्रॉपर्टी ऑफ देयर मास्टर्स होते थे, उनको कैटल की तरह, भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जाता था, कि जैसे वो एक तरह से आपकी जागीर हो। ठीक है, लेकिन अब वो सब खत्म हो चुका है थैंकफुली। सोशल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इसके, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज यूनिवर्सल, मतलब हर जगह होता है। नो सोसाइटी इन द वर्ल्ड इज फ्री फ्रॉम स्ट्रेटिफिकेशन, वाइल द फॉर्म मे वेरी, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर, एज सोरोकिन स्टेटेड, ऑल परमानेंटली ऑर्गेनाइज ग्रुप्स आर स्ट्रेटिफाइड। तो कोई समाज ऐसा नहीं है जहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन होता हो ना होता हो, कि वहाँ पे सब हम, ऐसा कोई नहीं है कि हम सब बराबर हैं। क्या कोई भी समाज ले लीजिए आप, कम्युनिस्ट समाज ले लीजिए, डेमोक्रेटिक समाज ले लीजिए, डिक्टेटरशिप ले लीजिए, और भी किसी भी तरह का समाज ले लीजिए, हर जगह स्ट्रेटिफिकेशन तो होगा ही होगा। कम्युनिज्म में भी जो पोलित ब्यूरो के मेंबर्स होते हैं वो ऊपर आते हैं, फिर नीचे आपके नॉन पार्टी मेंबर्स हैं वो बिल्कुल नीचे आते हैं। तो जैसे पीटर सोरोगिन ने क्या कहा है, ऑल परमानेंटली ऑर्गेनाइज ग्रुप्स आर स्ट्रेटिफाइड। तो जो भी परमानेंटली ऑर्गेनाइज्ड है, जो भी सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर बन चुका है, एक समाज बन चुका है, परमानेंटली ऑर्गेनाइज्ड है, भाई ऐसे ही चला रहा है काफ़ी दिनों से, तो वहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन होगा ही होगा। Stratification is social, not biological. Although factors like age or strength may influence status, social factors such as education, wealth, power, and personality play a more decisive role. Hence, stratification fundamentally social in nature. तो वही जैसे हमने बात की थी ना, वो हंटिंग एंड गैदरर्स वाले, तो वहाँ पे तो बायोलॉजिकल हो सकता है यार। आप बायोलॉजिकली देखिए थोड़ा ज़्यादा फिट हैं, तेज भाग सकते हैं, तो आप एक अच्छे हंटर बन गए, तो आप ऊपर आ गए समाज में, ऊपर वाले स्ट्रेटा में। लेकिन आज की सोसाइटी बड़ी कॉम्प्लेक्स है। आज आप किस घर में पैदा हुए हैं उस पे ज़्यादा मतलब डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप अच्छे घर में, पैसे वाले घर में पैदा हुए हैं, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अच्छे स्कूल में जाएंगे, अच्छे कॉलेज में जाएंगे, तो अच्छा प्रोफेशन चूज़ करने की, अच्छा पैसा कमाने की आपको एक तरह से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप ऊपर वाले स्ट्रेटा में रहेंगे। वहीं आप अगर नीचे वाले, मतलब लोअर क्लास में पैदा हुए हैं, ज़्यादा पैसा नहीं है घर में, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़, आपको मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा टैलेंटेड होना पड़ेगा, और टैलेंटेड कोई हो नहीं सकता, आप या तो होते हैं या नहीं होते। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप नीचे वाले स्टेटा में रहेंगे। तो इसलिए बायोलॉजिकल नहीं है आजकल ये, कि मतलब सोशल है। ऐसा नहीं कि आपके बायोलॉजिकल फीचर्स ऐसे थे कि यार आप तो धीरे चलते थे, आपका दिमाग ऐसा था। आज सोशल है कि आप किस तरह के सोशल उसमें पैदा हुए माहौल में, अपर क्लास में कि लोअर क्लास में, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। It has ancient origins. Social stratification is very old, existing even small and wandering tribes. Ancient civilization, including those during Plato's and Cordelia's times, recognized political, social and economic equality. ठीक है, तो वही कह रहा ना, ये आज की बात नहीं, सिलसिला ये सदियों का, कोई आज की बात नहीं, चला आ रहा है सब पहले से ही। वही जैसे हमने देखा हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ में भी अच्छे शिकारियों को ऊपर रखा जाता था। प्लाटो और कौटिल्य के टाइम भी, जैसे इवन जब हमारा देश देख लीजिए, जितने भी ये बीच के जो साम्राज्य थे मेडिवल इंडिया में, गुप्ताज थे, चोलाज थे, और ये सब जो थे, इनमें भी यही होता था, जो राजा ऊपर रहेगा, फिर उसके बाद उनके मंत्री आएंगे, और सबसे ऊपर तो ये हमारे जो ऋषि मुनि होते थे ये आते थे हमारे समाज में, फिर राजा आता था,
फिर आते थे हमारे ये अपने इस तरह के व्यापारी लोग हो गए जो सोना और चांदी सब चीज़ों में व्यापार करते हैं। फिर सैनिक हो गए, फिर सब नीचे जाके सबसे ज़्यादा खेती करने वाला आम इंसान आता था, ठीक है। इट एग्जिस्ट इन डाइवर्स फॉर्म्स, स्ट्रेटिफिकेशन वेरीज अक्रॉस सोसाइटीज, कास्ट क्लास एंड एस्टेट आर कॉमन फॉर्म्स, ठीक है। तो वेरी करता है सोसाइटी टू सोसाइटी कि वहाँ पे किस तरह का स्ट्रेटिफिकेशन है। जैसे इंडियन समाज में अगर हम ज़्यादा देखें तो कास्ट बेसिस पे ज़्यादा स्ट्रेटिफिकेशन है, हालांकि इंडियन समाज में भी अब कास्ट से ज़्यादा क्लास बेसिस पे होता जा रहा है। और यूएसए के समाज में तो हमेशा ही ये क्लास बेसिस पे था। पहले एक बेसिस और था, वो था रेस का बेसिस, रेशियल बेसिस, कि आप वाइट हैं कि आप ब्लैक हैं, ठीक है। लेकिन अब वहाँ पे भी इस तरह की ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब वहाँ पे भी सिर्फ क्लास बेसिस पे ही है। तो अगर मॉडर्न सोसाइटीज़ अगर देखी जाए वर्ल्ड की, तो ज़्यादातर स्ट्रेटिफिकेशन है वो किस बेसिस पे है, क्लास बेसिस पे है, कि मतलब पैसा कमाइए, पैसा अगर अच्छा कमाते तो ज़िंदगी में तो अपर क्लास में शामिल होने का काफ़ी अच्छा मौका है, पैसा नहीं कमा पाएंगे तो लोअर क्लास में रह जाएंगे। ग्रीक डिविजन्स इनटू फ्री मैन एंड स्लेव्स, तो वही फ्री मैन मतलब जो आज़ाद हैं, किसी के गुलाम नहीं है, स्लेव्स मतलब गुलाम है, तो ये भी एक स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। रोम्स पैट्रिशियंस एंड प्लेबेयंस, पैट्रिशियंस वही होते हैं पैसे वाले लोग, और प्लेबेयंस होते हैं मजदूर। ऑल रिफ्लेक्ट डाइवर्स पैटर्न्स ऑफ सोशल हायरार्की, ठीक है, मतलब अलग अलग समाज में, आज के नहीं पुराने भी उठा के देख लीजिए, ग्रीक समाज देख लीजिए, रोमन समाज देख लीजिए, इंडियन समाज देख लीजिए, सब जगह स्ट्रेटिफिकेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये एक सच्चाई है, मतलब इंसान के समाज की एक सच्चाई है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन हैज कंसिक्वेंसीज, अगर है तो फिर इसके कुछ ना कुछ परिणाम होते हैं। वो क्या होते हैं? इट अफेक्ट्स बोथ लाइफ चांसेस एंड लाइफ स्टाइल। लाइफ चांसेस क्या हो गए? अपॉर्चुनिटीज, एक्सेस टू रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज। भाई सीधी सी बात है, अगर आप अपर क्लास में पैदा हुए हैं तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लोअर क्लास में पैदा हुए हैं तो हो सकता है कि स्कूल जाने का मौका भी ना मिले, ठीक है ना। और आपके लाइफस्टाइल भी इसी पे डिपेंड करेगी। अपर क्लास में है तो बिल्कुल लग्जरी वाली लाइफस्टाइल होगी, और मिडिल क्लास में है तो ओके ओके लाइफस्टाइल होगी, और लोअर क्लास में है तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसके ये दो कंसिक्वेंसेस हैं, लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ और लाइफस्टाइल। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना इतना ही। इसमें हमने ऐसा कोई मतलब पर्टिकुलर टॉपिक नहीं कवर किया था जो सिलेबस में दिया गया है। इसमें बस हमारा जैसे यूनिट 5 का है, मतलब मेन चीज़ क्या है, उसका नाम स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी, ये यूनिट 5 का नाम है। तो स्ट्रेटिफिकेशन यही हो गया ना, हमने लेयर्स बना दी है। अब इसके बाद जो अगली चीज़ है वो मोबिलिटी, मतलब मोबिलिटी का मतलब ऊपर नीचे आना, मतलब कोई यहाँ पे लोअर क्लास में है और ये अपर क्लास में है, ये मिडिल क्लास है, तो यहाँ से कोई ऊपर जाता है तो ये क्या हो गई? अपवर्ड मोबिलिटी। और कोई अपर क्लास से नीचे आ जाता है, क्या हो गई? डाउनवर्ड मोबिलिटी। तो पहले स्ट्रेटिफिकेशन समझेंगे, फिर उसके बाद मोबिलिटी समझेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने स्ट्रेटिफिकेशन समझा कि क्या चीज़ होती है, क्या क्या इसका मतलब होता है, और इसकी थोड़ा मतलब जानकारी ली इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में एक्चुअली जो सिलेबस में चीज़ें दी गई हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।